हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दो देश, एक दुश्मनी और इतिहास जो खून और नफरत से लिखा गया है। ईरान और इजराइल मिडल ईस्ट के दो ऐसे नाम जो एक दूसरे का नाम सुनते ही युद्ध की आहट महसूस करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये दोनों देश आपस में इतने बड़े दुश्मन क्यों है? क्या ये केवल धर्म की लड़ाई है या इसके पीछे कुछ और राज छुपे हुए हैं? क्या ये जंग वाकई कभी खत्म हो पाएगी? आइए जानते हैं इस दुश्मनी की पूरी कहानी को आज के इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं इन दोनों देशों के इतिहास को। 1948 में जब इजराइल नाम का एक नया यहूदी राष्ट्र बना, तब बहुत सारे मुस्लिम देश इसका विरोध कर रहे थे, जिनमें इराक, लेबनान, इजिप्ट जैसे देश शामिल थे। लेकिन बावजूद इसके ईरान ने तब इसे मान्यता दी थी। जी हाँ, शुरू में ईरान और इजराइल के संबंध सामान्य थे और उन्होंने एक दूसरे से व्यापार भी किया। यहाँ तक कि इजरायली इंजीनियर्स ईरान की मदद भी करते थे। ईरान पहले एक पर्शियन एम्पायर था और आज भी वहां के लोगों में इस बात का बड़ा गुरूर है। ईरान में 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पहले पहलवी डायनेस्टी थी, जिनके राजा को शाह कहा जाता था। लेकिन उनसे भी पहले 1953 में एक बेहद ही अच्छे मंत्री थे, मुहम्मद मुसद्दिक। मुसद्दिक के ध्यान में आ गया था कि अगर ईरान की अर्थव्यवस्था को मजबूत कराना है तो यह जरूरी है कि ईरान में जितना भी ऑयल और गैस प्रोड्यूस हो रहा है उस पर ईरान की सरकार का नियंत्रण रहे, क्योंकि उस वक्त ऑयल और गैस का जितना भी फायदा होता था वो ब्रिटेन और फ्रांस को ही जाता था। और इस वजह से मोहम्मद मुसद्दिक ने ऑयल कंपनियों को सरकारी कर दिया, जिस वजह से अब सारा प्रॉफिट ईरान सरकार को होने लगा। लेकिन मुसद्दिक के इस कदम की बहुत ही आलोचना हुई और अमेरिका और ब्रिटेन ने अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके ईरान में मुसद्दिक का तख्ता पलट करवा दिया और गद्दी पे पहलवी को बिठा दिया। पहलवी अमेरिका और वेस्टर्न देशों के लिए बड़ा ही फायदेमंद साबित हुआ और जो वे देश कहते थे वैसे ही ईरान करने लगा। ये करने के पीछे पहलवी का कहना था कि वेस्टर्न कंट्रीज से मिलकर रहने में ईरान को ज्यादा फायदा है और इसी वजह से पहलवी ने अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। लेकिन ऑयल और गैस पर अमेरिका और ब्रिटेन का बढ़ता कब्जा देख ईरान के शिया रिलीजियस लीडर्स में धीरे धीरे गुस्सा फूटने लगा। उस वक्त अयतुल्ला खोमेनी फ्रांस में रहते थे। उन्होंने फ्रांस से वापस ईरान आकर इस बात के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया और फाइनली 1979 में पहलवी की सरकार गिराकर इस्लामिक क्रांति के तहत ईरान को उन्होंने संभाला। पहलवी को सत्ता से हटा दिया गया और आया अयतुल्ला खोमेनी का नेतृत्व। दोस्तों, ईरान पूरी दुनिया का 44% तेल प्रोड्यूस करता है और ये प्रोडक्शन ईरान इस जगह से करता है। खाड़ी में जितना भी ऑयल और गैस प्रोडक्शन होता है वो सारा ईरान की इस खाड़ी से बाकी देशों में जाता है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। ये जगह बेहद ही छोटी सी है। इस जगह को लेकर ईरान ने अपनी नेवी यूज करके कई देशों के ऑयल के शिप्स को रोकने की कोशिश भी करी है, जिसके पीछे ईरान का उद्देश्य ये था कि ट्रांसपोर्ट रुकेगा और पूरी दुनिया में ऑयल और गैस के दाम बढ़ेंगे। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर प्रेशर बढ़ेगा, जिससे ईरान अपनी मर्जी दुनिया से मनवाएगा। लेकिन इस चीज को इजराइल होने से रोक रहा था और ये भी एक कारण है इन दोनों देशों में टकराव का। वैसे तो ईरान ने इजराइल को शैतान ही घोषित कर दिया। वे कहने लगे हैं कि इजराइल मुसलमानों का दुश्मन है और फिलिस्तीन पर जबरदस्ती कब्जा करके बैठा है। इस धार्मिक और वैचारिक मतभेद की वजह से इनके संबंध बिगड़ते ही चले गए। दोस्तों, ईरान एक शिया मुस्लिम देश है, जबकि इजराइल यहूदी धर्म को मानता है। यह धर्म केवल कारण नहीं, लेकिन यह एक बड़ा हिस्सा है इन दोनों के बीच की इस दुश्मनी का। ईरान मानता है कि पूरी फिलिस्तीनी जमीन इस्लाम की है और इजराइल वहां एक अवैध कब्जेदार है। वही इजराइल का कहना है कि यह उनकी ऐतिहासिक भूमि है और वो केवल अपनी सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। इजराइल को अमेरिका और ब्रिटेन का समर्थन मिलने के बाद 1948 में फिलिस्तीन की जमीन का हिस्सा उन्हें मिला और इजराइल बना। लेकिन उससे पहले इस एरिया में मुस्लिम्स और यहूदियों के बीच काफी दंगे होने लगे और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ब्रिटेन ने ये एरिया जीता तो उन्होंने किसी कारण से वर्ल्ड ज़ायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से वादा कर दिया कि जब भी ये हिस्सा हमारे कंट्रोल में आएगा तो हम यहूदियों को उनका देश बना कर देंगे। लेकिन इसके बाद पैलेस्टाइन के लोग भी अपना देश बनाने की मांग करने लगे, लेकिन उनके पास अपनी कोई भी लीडरशिप नहीं थी। वे पूरी तरह से सीरिया, इराक और मिस्र के ऊपर डिपेंड हो गए कि ये देश हमारी बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखेंगे। 1945 में यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस बना था और सबसे पहला मुद्दा सॉल्व करने के लिए उनके सामने इसी को रखा गया था। लेकिन आज तक यूएन फेल हुआ है इस मुद्दे को सॉल्व करने में। इसीलिए यूएन ने सुझाव दिया कि इस एरिया को दो देशों में बांट लो, एक हिस्सा पैलेस्टाइन और एक इजराइल। इस पर यहूदी तो बेहद खुश हो गए, लेकिन सीरिया, इराक और मिस्र पैलेस्टाइन के लोगों को इस बात को मना करने के लिए कहने लगे।
वे कहने लगे कि हम हमला करके सारे यहूदियों को हटा देंगे और सारे एरिया पर कब्जा कर लेंगे, जिससे ये एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम देश बन जाएगा जिसका नाम पैलेस्टाइन होगा। लेकिन ये कभी नहीं हुआ और सीरिया, इराक और मिस्र ने मिलकर इजराइल पर हमला शुरू कर दिया। इस युद्ध में इजराइल ने तीनों देशों को हरा दिया और पूरे एरिया पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। उसके बाद कई बार इन देशों में युद्ध चलता रहा और वे हारते ही रहे, लेकिन इस बात का समाधान नहीं निकल पाया। इसमें अब ईरान भी पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने लगा। ईरान की सरकार ये भी मानती है कि जब तक इजराइल रहेगा मिडल ईस्ट में शांति नहीं आ सकती, और बस यही कारण है कि वो खुलेआम कहता है कि इजराइल को दुनिया के इस नक्शे से ही मिटा देना चाहिए। और इसके लिए ईरान ने शुरू किया प्रॉक्सी वॉर और धीरे धीरे वे बिछाने लगे आतंक का जाल। ईरान सीधे इजराइल पर हमला नहीं करता, लेकिन वे लड़ाई लड़ता है प्रॉक्सी के जरिए। मतलब वो ऐसे ग्रुप्स को समर्थन देता है जो इजराइल से लड़ते हैं, जैसे कि गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह। ये दोनों संगठन इजराइल पर रॉकेट और मिसाइलें दागते रहते हैं। इसके लिए ईरान उन्हें फंडिंग देता रहता है, हथियार देता है और आतंक फैलाने के लिए ट्रेनिंग भी। लेकिन इजराइल चुप कैसे बैठेगा? उसने भी इसके जवाब में कई बार सीरिया और लेबनान में हिजबुल्लाह और ईरानी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करवा दी और अभी भी करता रहता है। उन हमलों में कई बार ईरानी सैन्य अधिकारियों की भी मौत हुई, जिस वजह से ईरान और भी ज्यादा भड़क उठा और जिसके बाद ईरान ने अपना रुख परमाणु हथियार बनाने की तरफ कर दिया। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इजराइल और अमेरिका को डर है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ गया तो वो इसे इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। यही कारण है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर साइबर अटैक कर दिया। इस वजह से कई ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या भी हुई और कई बार ईरान पर प्रतिबंध भी लगाए गए। लेकिन ईरान कहता है कि उसका परमाणु प्रोग्राम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन दुनिया को उस पर यकीन नहीं है। उसके अलावा एरिया या कहे क्षेत्रीय ताकत की लड़ाई भी एक मुद्दा है इन दोनों देशों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का। ईरान और इजराइल दोनों ही मिडल ईस्ट में सबसे ताकतवर बनने की होड़ में है। ईरान चाहता है कि वो इराक, सीरिया, यमन, लेबनान जैसे देशों में अपना प्रभाव बनाए रखे। वही इजराइल चाहता है कि मिडल ईस्ट में वो अमेरिका का सबसे करीबी और मजबूत साथी बना रहे। इस क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा ने दोनों भी देशों के बीच के तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। कई बार इन देशों के बीच समझौता कराने की कोशिश भी बाकी देशों के द्वारा की गई, जिसमें अब्राहम समझौता था जो 2020 में इजराइल ने यूएई, बहरीन, मोरक्को जैसे अरब देशों से दोस्ती करवा ली थी। उसी समझौते को अब्राहम एकॉर्ड्स कहा गया है। लेकिन इस समझौते की वजह से ईरान की चिंता और भी बढ़ गई, क्योंकि पहले अरब देश इजराइल के खिलाफ थे और अब धीरे धीरे वे उसके दोस्त बन रहे हैं। ईरान को डर है कि वो अकेला पड़ता जा रहा है, इसलिए वो और भी ज्यादा आक्रामक हो गया है। इस वजह से ईरान ने एक तरफा लड़ाई शुरू कर दी इजराइल के साथ। 2024 और 25 में हमने देखा कि कैसे ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किए और इसके जवाब में इजराइल ने सीरिया और ईरान समर्थकों पर हमला किया। इस साल तो एक इजरायली एम्बेसी पर हमला हुआ जिसका शक ईरान पर ही गया। ये सारी घटनाएं दिखाती है कि जंग कभी भी खुलकर हो सकती है, और अगर ये युद्ध हुआ तो उसमें अमेरिका, सऊदी अरब, रशिया, चाइना जैसे देश भी खींचे जा सकते हैं। यानी ये बन सकता है एक वर्ल्ड वॉर का बीज। तो दोस्तों, ये थी ईरान और इजराइल की दुश्मनी की पूरी कहानी। एक ऐसा संघर्ष जो केवल दो देशों के बीच नहीं, बल्कि धर्म, राजनीति, ताकत और रणनीति का संग्राम है। आपका क्या मानना है? क्या ये दुश्मनी कभी खत्म होगी या आने वाले सालों में हम और भी बड़ा युद्ध देखेंगे? मुझे अपने विचार कमेंट के जरिए बताइए। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।